नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले से, जिसमें जांच कम और शायद राजनीति ज्यादा हो रही है। जब से पटना में सुशांत के पिता द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है, उसके बाद से पटना से लेकर मुंबई तक राजनीति गर्मा गई है। और इसी बीच रिया चक्रवर्ती ने भी पहली बार चुप्पी तोड़ी है। सुशांत सिंह की खुदकुशी के मामले में सबके आरोपों के घेरे में खड़ी उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती ने पहली बार चुप्पी तोड़ी। कहा उनका ईश्वर और न्यायालय पर भरोसा है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. लेकिन पटना से मुंबई तक जांच जारी है। मुंबई में बिहार पुलिस कभी जगुआर पर दिख रही है, कभी ऑटो में और कभी मोटरसाइकिल पर। सुशांत के पिता के सिंह की शिकायत पर वो ये जांच कर रही है और बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उनके समर्थन में अर्जी भी डाल दी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार की ओर से कल ही एक कैविएट पिटीशन दायर किया गया है और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, उन्हें एंगेज किया गया है, उनकी स्वीकृति ली गई है। दिलचस्प यह है कि सुशांत के मामले को बिल्कुल राजनीतिक बना दिया गया लगता है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ईडी जांच की मांग की तो पूर्व मंत्री आशीष शेलार ने सीबीआई जांच की। शेखर सुमन ने भी इसमें सुर मिलाए। राज्य सरकार सीबीआई को ये केस देने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए मैंने ये मांग की है कि अगर राज्य सरकार सीबीआई को नहीं देना चाहती तो कम से कम ईडी को तो कोई रोक नहीं सकता इसमें ईसीआईआर रजिस्टर करने को, क्योंकि अभी अभी इसमें एक मनी लॉन्ड्रिंग का भी मसला सामने आया हुआ है और कई अकाउंट सामने आए हैं। उसमें कहां के अकाउंट से पैसे आए, कौन से अकाउंट में पैसे गए, किस प्रकार से उनके पैसे साइफन हुए, ऐसी कई चीजें सामने आई है। 130 करोड़ लोगों की मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। हालांकि सरकार ने फिर साफ किया कि सीबीआई जांच नहीं होगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम सक्षम है। महाराष्ट्र पुलिस ये पूरा डिटेक्शन करने में कोई कसुराई नहीं करेगी और सीबीआई को देने की कोई जरूरत नहीं। इस बीच 15 करोड़ की हेराफेरी के आरोप के चलते ईडी ने मामला दर्ज भी कर लिया है और इस पूरे मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं तय होगा कि जांच कौन करेगा, मुंबई पुलिस या पटना पुलिस। इसमें कोई शक नहीं कि सुशांत सिंह खुदकुशी मामले पर अब राजनीति हावी हो गई है, लेकिन इस सब के बीच मुंबई पुलिस की प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के सीए संदीप श्रीधर ने साफ किया है कि सुशांत के अकाउंट में 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं, 4 करोड़ रुपए थे। उनसे बात की हमारे सहयोगी सुनील सिंह ने। 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई, 17 करोड़ अकाउंट में थे, जो गंभीर आरोप है। ओवरऑल सभी आरोपों को देखें तो यही एक ऐसा आरोप है जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बन सकता है और जिसमें मामला आगे चल सकता है। तो आप चूंकि सीए रहे हैं उनके, और आपके बांद्रा पुलिस ने भी आपका 2 बार बयान दर्ज किया है, तो आपका क्या कहना है, क्या उसमें इस तरह की हेराफेरी हुई है? सर, आपने बैंक स्टेटमेंट्स आप लोग भी देख चुके हैं कोटक बैंक की, जो पुलिस ने वहां से बैंक से ही ली हुई है। 1 साल की बैंक स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में भी सब लोग ही देख पा रहे हैं। वो उसमें इतनी ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं सकते कि उसमें इतने बैलेंसेज ही नहीं थे लास्ट ईयर। और यही इन्फॉर्मेशन हमने बांद्रा पुलिस स्टेशन को भी दी है, बिकॉज वो भी यही जानना चाह रहे थे। मतलब 17 करोड़ थे ही नहीं उसमें। आप बैंक स्टेटमेंट आप देख चुके हैं जो न्यूज चैनल्स पे चल रही है, 4 करोड़ के आसपास कुछ बैंक बैलेंस दिखता है, उसमें 17 करोड़ है ही नहीं। तो 15 करोड़ का तो हेराफेरी हो ही नहीं सकता। पिछले साल में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है कि पहले का हो। वही हम जानना चाह रहे हैं कि जो पिताजी ने आरोप लगाया है उनके, वो आरोप किस आधार पे और किन ट्रांजैक्शंस को देख के है। बिकॉज 1 साल के बैंक स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से हैंडल हुए हैं उसमें तो ऐसे कोई बड़ी वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं सकती, बिकॉज उतना कॉर्पस ही नहीं था उसके अंदर। सुशांत सिंह राजपूत की करीबी दोस्त रही अंकिता लोखंडे ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा है कि सुशांत अपने काम को लेकर बेहद खुश थे। वो उनमें से नहीं है जो खुदकुशी करें, वो हमारे बीच नहीं है, इसका यकीन नहीं होता। देखिए उनसे खास बातचीत। सुशांत ऐसी पर्सनालिटी ही नहीं थे, मतलब ही वाज नेवर सुसाइडल पर्सनालिटी। तो अपने आप, क्योंकि ही वाज ऑलवेज हैप्पी। जब वो मेरे साथ थे, उनका बस
वो खुश रहते थे, खुश रखते थे, हैप्पी, मतलब एक होता है ना एक इंसान एक बैलेंस इंसान हमेशा आपको अलग दिख जाता है। वेरी फोकस्ड व्हाट ही यूज्ड टू डू। उनके 5-5 साल के गोल्स होते थे हमेशा, उनको पता था उन्हें क्या करना है। 5 साल तक अपने ड्रीम्स लिख कर रखता था और 5 साल में वो पूरे करता था, और वो एग्जैक्टली 5 साल बाद वो सारी चीजें हो जाती थी जो हम बात करते थे। तो ऐसा इंसान मैंने अपने 7 साल में मतलब उसके साथ रही हूँ और मैं जानती हूँ कि वो क्या कर सकता है और उसका क्या सपना हो सकता है और वो कितना पैशनेट था, कितने उसके बड़े बड़े सपने थे। तो मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल ये जानना, ये समझना मैम कि ये सुसाइड कर सकता है। बाबरी मस्जिद के एवज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा। मस्जिद के लिए बने ट्रस्ट ने इसकी जानकारी दे दी है। मस्जिद के अलावा उस जमीन पर क्रिटिकल केयर अस्पताल और रिसर्च सेंटर भी बनेगा। अयोध्या के धन्नीपुर गांव में इसी जगह बाबरी मस्जिद की जगह एक नई मस्जिद बनेगी, लेकिन अब उसका नाम बाबर के नाम पे नहीं होगा। इसको बनाने के लिए बने ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव कहते हैं कि मस्जिद खुदा की इबादत की जगह है, उसका कुछ नाम होना ज़रूरी नहीं। जहाँ तक मस्जिद होती है वो तो खुदा का, अल्लाह का घर है, और वहाँ पे किसी राजा हो या कोई रंग हो उसके नाम इतना मायने नहीं रखता, ना कि जो उसमें लोग इबादत करते हैं और जिस जहन से, जिस स्पिरिट से वो इबादत करते हैं, जो अल्लाह तक पहुँचती है, उसके सजदे जो पहुँचते हैं वो कबूल होते हैं। सरकार ने बाबरी मस्जिद की जगह जो 5 एकड़ जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को दी है, उसके आसपास कई गांवों में बड़ी आबादी मुसलमानों की है। कई मस्जिदें भी यहाँ पे हैं। ट्रस्ट चाहता है कि यहाँ एक रिसर्च सेंटर बने जिसमें भारत में मुसलमानों का इतिहास और भारतीय संस्कृति में उनके योगदान पे रिसर्च हो। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसके प्रमोट करने के लिए एक रिसर्च सेंटर हो, उसके साथ उस रिसर्च सेंटर के पब्लिकेशंस होंगे, वो वहाँ पब्लिश किए जाएं, लाइब्रेरी होगी, एक म्यूज़ियम होगा जो इन पहलुओं को उजागर करे। ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन कहते हैं कि ट्रस्ट ये भी चाहता है कि 2 कौमों के बीच इस मसले को लेकर जो जख्म लगे हैं अब वो भरे जाएं और अयोध्या में एक बेहतर माहौल बनाया जाए। इसके लिए यहाँ एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी बनाया जाएगा जो हर कौम के लिए होगा। तो ये तय हुआ है कि एक जो भी वहाँ बनेगा उसमें एक बड़ा अस्पताल जो पूरे फैज़ाबाद अयोध्या ज़िले के उन लोगों को क्रिटिकल केयर केटर कर सके। बाकी तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, और उन तक एक बेसिक जान बचाने के लिए जो कोशिश इंसान कर सकता है वो हम मुहैयन कराएं। एक लंबे आंदोलन के साथ बाबर का नाम जो एक नफरत का हिस्सा बना दिया गया था वो इस मस्जिद के साथ नहीं जुड़ा होगा, ये अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इस जगह का इस्तेमाल इबादत के अलावा तालीम और रिसर्च के लिए होगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। राम मंदिर का भूमि पूजन तो अयोध्या में होने जा रहा है, लेकिन दिल्ली में भी इसी तरह का माहौल बनाने की तैयारी है। बीजेपी दिल्ली में 70 जगहों पर बड़ी टीवी स्क्रीन लगाकर भूमि पूजन का प्रसारण करने वाली है। रविश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में जगह जगह राम मंदिर के बैनर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में मीडिया के भारी जमावड़े के बीच इस तरह की बड़ी एलईडी स्क्रीन पर भूमि पूजन कार्यक्रम का लाइव प्रसारण चलेगा। यही नहीं, दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में इसकी तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि 5 अगस्त को दिवाली मनाई जाएगी। 5 अगस्त को दिल्ली अयोध्या में है, दिल्ली राम में होगी। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है सभी 70 विधानसभाओं पर हम एलईडी स्क्रीन लगाकर बड़े स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारी विधानसभा का चुनाव लड़े कार्यकर्ताओं के साथ हम इस ऐतिहासिक पल को देखेंगे, जो गौरव के पल। क्या कोरोना के इस दौर में ऐसा लाइव प्रसारण देखने के लिए लोगों को जुटाना उचित होगा? आम आदमी पार्टी की भी दबी सहमति है। दिल्ली सरकार के मंत्री इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन पर कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी का वादा है कि कार्यक्रम में सामाजिक दूरी बनाई जाएगी। बहुत अच्छी बात है, मुझे लगता है कि टीवी पे तो दिखाएंगे ही, मतलब एलईडी स्क्रीन से क्या ऐसा ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो। दिल्ली के अंदर अभी बड़ी मुश्किल से कोरोना थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, ऐसा ना हो कि बहुत बड़ी संख्या में लोग एलईडी स्क्रीन के पास इकट्ठे हो, क्योंकि अगर ये राजनीतिक पार्टी कर रही है
तो वो फिर लोग इकट्ठा करने की कोशिश भी करेगी। तो मतलब तो वो टीवी पे तो लाइव सब कुछ हो गई, हर घर में टीवी है आजकल। आपदा के वक्त अगर कोई निकला है परेशानी में, संकट में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले हैं और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ निकले हैं। जो हमारी कोविड के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए निकले हैं और इस कार्यक्रम को भी हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे। ये घरों में भी कार्यकर्ता देखेंगे। हमने ज़्यादातर कार्यकर्ताओं से घरों में देखने की, दीपक जलाने की, झंडे लगाने की, मिठाइयाँ बांटने की अपील की है और वो स्वतः भी कर रहे हैं। लेकिन जो उत्साह है उस उत्साह को देखते हुए हम ये कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करेंगे। पहले दंगों में घायल, फिर कोरोना से सहमी दिल्ली में ऐसी धूमधाम करके शायद बीजेपी अपने आलोचकों का मुंह बंद भी कराना चाहती है। राम मंदिर निर्माण का मुद्दा बीजेपी को हमेशा से ही राजनीतिक ताकत देता रहा है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण काल में भी बीजेपी कोई डिजिटल कार्यक्रम न करके राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर अयोध्या जैसा माहौल बिहार से लेकर दिल्ली तक में बनाना चाहती है, ताकि आने वाले चुनावों में इसका सियासी फायदा वो उठा सके। दिल्ली से शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्नाटक से भगवान राम और उनके दोनों बेटों की एक खास मूर्ति अयोध्या मंगवाई है, जिसे बनाया है राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता रामा मूर्ति ने। रामा मूर्ति इस मूर्तिकार का नाम भी है और अब पहचान भी। ये जाने जाते हैं मूर्तियों की बारीकियां तराशने और निखारने के लिए। भगवान राम की आदमकद मूर्ति उन्होंने इतनी शानदार बनाई कि उन्हें राष्ट्रीय अवार्ड मिला। आज वो बहुत खुश है क्योंकि इन 4 मूर्तियों में से 3 फीट लंबी मूर्ति अयोध्या में राम मंदिर परिसर में स्थापित की जाएगी, जबकि भगवान राम, लव और कुश की 1.5 फीट वाली मूर्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट की जाएगी। तब से मुझे एक सिंगल ड्रामा एक ब्यूटीफुल स्टाइल में करना बोल के मुझे बहुत क्या बोलता है वही ध्यान था। वैसा ही ध्यान में ड्राइंग करके क्रिएट किया हूँ, तो खुशी का ये ऐसा तो पर्टिकुलर है नहीं, वो दिल से आया वैसे ही क्रिएट किया हूँ। इन मूर्तियों में चोल वंश की हस्तशिल्प कला के अंदाज के साथ दक्षिण भारत की अन्य शिल्प कलाओं और संस्कृति का समावेश किया गया है। मैं जब ड्राइंग किया तब एक वो उसका क्या बोलता है एक गांभीर्य था। बाद में वो स्टाइल ऑफ वर्क इधर मैं तमिलनाडु का चोला स्टाइल का, इधर कर्नाटका का वैसा ऑर्नामेंटेशन, ऐसा सभी इन्फ्लुएंस मतलब मैं कॉपी करके 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 सीखने का टाइम में क्या क्या आया था, कौन सा मुझे पसंद आया, वो सभी एक फिगर में लगा के प्लान करना बोल के ड्राइंग करके फिर एक बड़ा मूर्ति एक की सिंगल कोदंड राम, वो धनुष का राम बनाना बोल के खुशी में एक क्रिएट हुआ। वो कैसा क्रिएट हुआ मालूम नहीं, वो दिल से आया, बहुत खुश है। रामा मूर्ति को जिस मूर्ति के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया, भगवान राम की वो आदमकद मूर्ति अयोध्या के शोध संस्थान में रखी गई है। कंगेरी से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर पंजाब से, जहां जहरीली शराब पीने की वजह से 35 से ज्यादा मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसको लेकर न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। और पंजाब में फिर दिखा जहरीली शराब का कहर। 3 शहरों में 48 घंटे में 35 से ज्यादा लोगों की मौत। मुख्यमंत्री ने मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दिए। इधर कर्नाटक के बेंगलुरु में एक अजीब हादसा हुआ। सड़क पर चल रही एक महिला को हवा में उड़ते आए एक शख्स ने अचानक से जोरदार टक्कर मारी। महिला को गंभीर चोट आई, 52 टाके लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक तार लटकी हुई थी। उसी दौरान वहां से एक ऑटो गुजर रहा था। तार ऑटो के पहिए में उलझता है। ड्राइवर ऑटो को रोककर उस तार को सुलझाने की कोशिश करता है। तभी तार सड़क से गुजर रहे दूसरे वाहन में उलझता है। फिर तार में जोरदार खिंचाव होता है और उसका फोर्स ऑटो ड्राइवर को हवा में उछाल देता है और ये ड्राइवर महिला से जा टकराता है। क्यों और किस तरह लिंग भेद करती है कोविड-19 महामारी, पूरी खबर आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
कोविड-19 के इस दौर में हमारे डॉक्टर्स मेडिकल संकटों से निपटने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन ऐसी कई मानसिक चुनौतियां हैं जिनसे ये जूझ रहे हैं। दिल्ली के LNJP अस्पताल के डॉक्टर्स ने अपने अनुभव बताए। ये दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के एनेस्थेलॉजिस्टों की टीम है। ये दिल्ली में गंभीर कोविड बीमारों का सबसे अहम सरकारी अस्पताल है। इनमें से कुछ ने पीजी के अंतिम साल के इम्तिहान भी दिए हैं। ये लोग देर तक पढ़ाई करने के अलावा आईसीयू में शिफ्ट ड्यूटी भी कर रहे हैं। इस मुश्किल समय में अपने और परिवार के ऊपर इन्होंने सेवा को तरजीह दी। My wife who was fifth month of pregnancy when this कोरोना शुरू होने के वक्त मेरी पत्नी 5 महीने प्रेग्नेंट थी। मुझे वाकई अपने काम और व्यक्तिगत स्तर पर खुद को बहुत तैयार करना पड़ा। उसकी डिलीवरी की तारीख 7 अगस्त है। मुझे उम्मीद है सब ठीक रहेगा और उसकी गोद में भी एक स्वस्थ बच्चा आएगा। with a healthy child, and so that's what we are expecting. बीमारी की सबसे खराब हालत आईसीयू में देखी और आईसीयू के रेजिडेंट डॉक्टर्स तो इसके सबसे खराब हालत को लगातार देख रहे हैं। डॉक्टर के तौर पर मेडिकल संकटों से निपटने की ट्रेनिंग उनको है। जो नई चीज है वो कोरोना से पैदा हुई भावनात्मक चुनौती है। चूंकि कोरोना के मरीज बिल्कुल अकेले होते हैं, परिवार और दोस्तों से बिल्कुल कटे हुए, तो यही डॉक्टर हैं जो उनके साथ होते हैं। ये बिल्कुल मानसिक और जज्बाती तौर पर निचोड़ लेने वाला काम है। कभी कभी तो आई रिमेम्बर वन ऑफ द इंसिडेंट्स, मैंने एक पेशेंट को डिक्लेयर किया था एंड हिज सन टेक अप द कॉल, और मैंने जब डिक्लेयर किया कि दैट हिज फादर इज़ नो मोर, ही वाज क्राइंग बैडली लाइक एनीथिंग, और फिर मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फ़ोन रखूँ ना रखूँ, एंड आई एम लुकिंग एट द स्टाफ, माय सीनियर रेजिडेंट, सर अब क्या करूँ। ये डॉक्टर लगातार 2 हफ्ते बिना रुके काम करते हैं। टेस्ट से पहले वो 1 हफ्ते के लिए खुद को क्वारंटीन करते हैं। अगर टेस्ट निगेटिव आता है तभी वो अपने घर जाते हैं। क्वारंटीन के दौरान वीडियो गेम और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का सहारा रहता है। हमें जब भी यहाँ से थोड़ा वक्त मिलता, हम 2-3 घंटे तक पबजी खेलते हैं। मैंने बहुत सारी वेब सीरीज देख ली। हाँ, मैंने डार्क भी देखा। मैंने भारतीय मैच मेकिंग भी देखी। ये सब अब ट्रेंड कर रहा है। तो कोरोना के दौरान डॉक्टरों के सामने ये जो दोहरी चुनौती है, उसकी ओर कम लोगों का ध्यान है। दिल्ली से अरुण सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। कोविड-19 की महामारी लिंग भेद भी करती है, क्योंकि पुरुषों और महिलाओं पर इसका अलग अलग प्रभाव नजर आ रहा है। अगर मुंबई के आंकड़ों को देखें तो कुछ ऐसा ही नजर आता है। 55% जहां पुरुष संक्रमित हैं मुंबई शहर में, वहीं 45% महिलाएं संक्रमित हैं। डेथ रेट देखें तो पुरुषों की डेथ रेट है 65%, वहीं महिलाओं की 35% डेथ रेट है। BMC और डॉक्टर्स बता रहे हैं इसकी वजह क्या है। पुरुष 55%, महिलाएं 45%। ये आंकड़े हैं मुंबई में कोरोना संक्रमित मरीजों के। शहर में अब तक के संक्रमितों की संख्या में पुरुष रोगियों की तुलना में महिला रोगियों की संख्या कम है। यही नहीं, महिलाओं की मृत्यु दर जहां 35% है, वहीं पुरुषों की 65%। हाल ही में हुए सेरो सर्वे में पाया गया कि मुंबई में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कोरोना के मुकाबले अधिक एंटीबॉडी हैं। मुंबई में 59% महिलाओं ने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है। पुरुषों में ये आंकड़ा 53% है। विशेष रूप से स्लम क्षेत्रों में महिलाओं में एंटीबॉडी का अनुपात सबसे अधिक है। BMC के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश ककानी महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन की उपस्थिति को इसकी वजह बता रहे हैं। इस कारणों का जानने का अगर पता करते हैं तो जिस डॉक्टर से हमने बात की, जो साइंटिस्ट से बात हमने की, तो उनका कहना यह पाया गया है कि इसमें महिलाओं में एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन रहता है। वो हार्मोन रहने के बाद उनका जो बीमारी और बीमारियों का रेट ऑफ डिटेरिएशन, जो खराब होने की जो गति है, तबीयत सेहत खराब होने की जो गति है, वो कम हो जाती है और उनके वजह से उनको सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है, उनका इलाज वो जल्दी ठीक होने का रेट बढ़ जाता है। आयुष हॉस्पिटल के डॉक्टर सुहास देसाई भी मानते हैं कि महिलाएं कोरोना वायरस संक्रमण के कम लक्षण विकसित करती हैं और पुरुषों की तुलना में जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। कुदरत ने लेडीज़ को या कुदरत ने फीमेल सेक्स को इस तरीके से बनाया है कि उनमें इम्यूनिटी पावर में वो हमेशा ज़्यादा पावरफुल दिखाई गए हैं। उसका फैक्टर है कि उनमें होने वाला एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करेंगे तो मेल्स में हमेशा जो क्रोमोसोम का जो पैटर्न रहता है वो XY पैटर्न रहता है और फीमेल में जो पैटर्न रहता है वो XX पैटर्न रहता है। तो ये जो X क्रोमोसोम लेडीज़ में या फीमेल्स में जो ज़्यादा पाया जाता है, XX जो रेशो है, वो इम्यूनिटी
के लिए एक वरदान पाया गया है। कुछ कसूर पुरुषों के जीवन शैली का भी है। दिल से जुड़ी या हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां इसका अंदेशा और बढ़ा देती हैं। स्मोकिंग भी इसे खतरनाक बनाती है। मेल्स का जो सोशल डिस्टेंसिंग है दैट इज नॉट प्रॉपर एज कम्पेयर टू फीमेल्स। जो मेल्स होते हैं वो काफ़ी बाहर जाते हैं, वर्क ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है काम पे, तो सोशल डिस्टेंसिंग इज पुअरली फॉलोड इन मेल्स एज यहाँ तक कि औरतों का सवाल है। सेकेंडली ऐसा जो है जो बैड हैबिट्स रहते हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, ये प्रीडोमिनेंटली अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से मेल्स में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। कई देशों के आंकड़े कुछ इसी ओर इशारा करते हैं। साफ है कि आप जीवन शैली बदलें तो ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।